आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे अनुरूपता व्यवहार या कन्फर्मिटी बिहेवियर के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं या सामाजिक मानक क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं और इसके साथ साथ उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, कन्फर्मिटी बिहेवियर। हम सभी किसी न किसी समाज के सदस्य हैं और जिस समाज के हम सदस्य हैं उस समाज के कोई ना कोई ऐसे मानक हैं, ऐसे नियम हैं और हमें उन नियमों को, उन मानकों को मानना पड़ता है और उस सामाजिक दायरे में रहकर ही हमें कोई कार्य करना रहता है। लेकिन जब अगर कोई व्यक्ति उस सामाजिक मानक के अनुरूप कार्य नहीं करना चाहता है या उसका कार्य सामाजिक मानक के अनुरूप नहीं होता है तो उसके ऊपर सामाजिक दबाव बनाया जाता है कि वह सामाजिक नियमों के अनुरूप कार्य करे। जैसे अगर कोई समाज में, जैसे किसी समाज में जो लड़कों की शादी है वह 25 वर्ष की उम्र में कर दी जाती है। अब अगर कोई बच्चा उस समाज का है और वह पढ़ना चाह रहा है, वह अभी अपनी लाइफ सेटल करना चाह रहा है, देन उसके बाद शादी करना चाह रहा है, तो वह अपनी बात को रखता है, लेकिन उसकी बात को दबा दी जाती है, उसकी बात को दबा दिया जाता है और सामाजिक दबाव उस पर बनाया जाता है कि नहीं, वह भी विवाह करे क्योंकि विवाह का उम्र हो गया है और अब उसे विवाह करना चाहिए। तो जब व्यक्ति समूह दबाव के कारण आकर अपने व्यवहार तथा अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन कर लेता है, जैसे जब उसके ऊपर दबाव पड़ा तो उसने अपने मन से विचार निकाल दिया कि नहीं, मैं सेटल होने के बाद शादी करूंगा, वो तैयार हो जाता है मजबूरी में कि हाँ ठीक है कर लेते हैं, और वह फिर उसी अनुरूप व्यवहार करने लगता है। तो जो ये दबाव के वजह से उसके व्यवहार और उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आया, उसे ही अनुरूपता कहा जाता है। अगर हम इसको और स्पष्ट करें तो यह समझ सकते हैं कि अनुरूपता का अर्थ समूह दबाव के सामने आत्मसमर्पण कर देना है। और हम सभी को कभी न कभी इस सिचुएशन से गुजरना पड़ा है कि हम चाहते तो कुछ और हैं, लेकिन समूह दबाव के कारण हमें करना कुछ और पड़ता है। तो हम सभी ने जाने अनजाने में कभी न कभी अनुरूपता व्यवहार प्रदर्शित किया है। अब यहाँ पर एक बात अन्य आती है कि जो अनुरूपता व्यवहार है उसकी उत्पत्ति कब होती है, क्योंकि जो सामाजिक दबाव है वह कब डाला जाता है। जब सामाजिक दबाव डाला जाता है तभी अनुरूपता व्यवहार की उत्पत्ति होती है। तो यदि जो व्यक्ति है उसके विचार, उसके जो व्यवहार है और जो उसकी इच्छा है वह समाज के नियमों, समाज के मानकों के विपरीत होती है, तब दोनों में आपसी संघर्ष होता है, दोनों में एक मानसिक संघर्ष होता है और इस मानसिक संघर्ष के कारण ही अनुरूपता व्यवहार की उत्पत्ति होती है। तो समझ में आ गया आप सभी को। और इस मानसिक संघर्ष की स्थिति के कारण व्यक्ति में एक द्वंद्व की स्थिति भी बन जाती है। वह अपने विचारों और समाज का जो मत है उसके बीच में एक अंतर्द्वंद की स्थिति से गुजरता है कि मैं अपने विचारों को मानूं या समाज के विचारों के, या समाज के मान्यताओं के, या समाज के जो रीति रिवाज है उनके अकॉर्डिंग कार्य करूं। तो ये क्या होता है, ये आपसी द्वंद रहता है और फिर बहुत से कारक ऐसे आ जाते हैं उसके सामने कि वह समूह के मानक और समूह के नियमों को तोड़ना नहीं पसंद करता है। जैसे कि फैमिली प्रेशर डालने लगती है कि नहीं बेटा, इमोशनली ब्लैकमेल करने लगे शादी के लिए कि नहीं अब तो शादी कर लो, उम्र हो गई है। तो ये सभी क्या है, ये सभी एक सामाजिक दबाव है जिसकी वजह से व्यक्ति अपने व्यक्तिगत निर्णय को छोड़कर समूह के दबाव में आ जाता है और फिर समूह के अनुरूप ही कार्य करने लगता है, जिसे हम अनुरूपता की संज्ञा दे देते हैं। तो यहाँ पर अब कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। क्रैचफील्ड और बैलेची ने बताया कि अनुरूपता का सार, जो अनुरूपता की समरी है वह बस इतनी सी है कि समूह के सामने झुक जाना। किस्लर ने बताया कि वास्तविक या काल्पनिक समूह दबाव के कारण समूह के प्रति व्यक्ति के व्यवहार या विश्वास में परिवर्तन को
अनुरूपता कहा जाता है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश की कि वास्तविक या काल्पनिक समूह दबाव के कारण। कई बार तो समूह दबाव तो वास्तविक रूप से होता है कि समूह के लोग या समाज के लोग या हमारे आस पड़ोस के लोग खुद आकर हमसे कहते हैं कि नहीं, आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कीजिए और आप सामाजिक नियमों के अनुसार कार्य करिए। कई बार सामने से कोई प्रेशर नहीं आता है, लेकिन जो हमारे अंदर जो सामाजिक मानक के प्रति जो मान्यताएं हैं वह अंदर ही अंदर हमें चुनौती देती रहती हैं कि ठीक है, कोई बाहर से नहीं कह रहा है, लेकिन तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी को देखना चाहिए, तुम्हें भी समाज के अनुरूप कार्य करना चाहिए। मतलब बाहर से कोई नहीं प्रेशर डाल रहा है, लेकिन हमारा माइंड ही एक काल्पनिक समूह दबाव बना लेता है। हमारा मस्तिष्क में एक काल्पनिक समूह दबाव बन जाता है और अंदर ही अंदर अपने आप से ही लड़ने लगते हैं। हमारे अंदर ही दो विचार आ जाते हैं, एक कि हम अपनी बातों को माने और दूसरा विचार कि हम समूह के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार कार्य करें। तो जो सामाजिक दबाव है वो दोनों तरीकों से हो सकता है। एक जिसमें सामने से कोई आकर व्यक्ति हमें सामाजिक नियमों के अनुरूप कार्य करने के लिए कहता है, और दूसरा सामने से कोई नहीं आ रहा है लेकिन हमारे मन में ही एक विचार उत्पन्न होता है कि हमें सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। तीसरी परिभाषा है वर्चल और कूपर की। वर्चल और कूपर ने बताया कि अनुरूपता एक ऐसा व्यवहार है जिसके सहारे व्यक्ति समूह दबाव के सामने झुक जाता है, हालांकि उसकी व्यक्तिगत अनुभूतियां दूसरे ढंग से विचार करना चाहती हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि अनुरूपता व्यवहार में व्यक्ति सामाजिक दबाव में आकर झुक तो जाता है, लेकिन वह अंदर ही अंदर कुछ और करना चाहता है। अंदर ही अंदर उसकी जो इच्छा होती है वह कुछ अन्य कार्य करने की होती है, वह सामाजिक नियमों के अनुरूप कार्य करने की नहीं होती है। तो अब इन परिभाषाओं के आधार पर हम कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। पहली विशेषता है, अनुरूपता की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें मानसिक संघर्ष या तनाव पाया जाता है, और यह तनाव व्यक्ति के व्यक्तिगत मतों एवं विचारों तथा समूह या समाज से उत्पन्न होने वाले दबाव के बीच में होता है। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था डेफिनेशन में कि जो मानसिक संघर्ष है वह कब उत्पन्न होता है, जब व्यक्ति के व्यक्तिगत मतों, उसके विचारों में और जो समाज की मान्यताएं हैं, समाज का जो रीति रिवाज है उनमें भिन्नता पाई जाती है, तब व्यक्ति के में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी विशेषता यह होती है कि व्यक्ति यहाँ समूह दबाव के कारण अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं एवं मनोवृत्तियों का त्याग कर सामने घुटने टेक देता है। जो दूसरी विशेषता है उसमें क्या बता रहे हैं कि व्यक्ति ने क्या किया, अब वह समूह के दबाव में आ गया और उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, मैं समूह के मानकों के अनुसार ही कार्य करूँगा। जैसे कई बार लड़कियों के साथ होता है कि वह कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी से बाहर से पढ़ना चाहती हैं, लेकिन जो उनके फैमिली मेंबर हैं, जो समूह है, उनका समाज है, वह उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं देता है, और फिर ना चाहते हुए भी उनको समूह दबाव में आकर अपने आसपास में जो कॉलेज होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं, वहीं से उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती है। या अगर कोई व्यक्ति है वह किसी दूसरी कास्ट में शादी करना चाहता है तो भी वहाँ पर भी समूह दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है, और अगर उसकी व्यक्तिगत मान्यताएं, जो उसकी व्यक्तिगत भावनाएं हैं, वह बहुत ही मजबूत नहीं है, तो वह समूह के दबाव में आकर अपने फैसले को बदल देता है और फिर समूह के अनुसार ही कार्य करता है। तीसरी विशेषता के अंतर्गत ड्यूटस तथा गेराल्ट के अनुसार अनुरूपता में समूह द्वारा व्यक्ति पर दिए जाने वाले दबाव के दो प्रमुख तत्व होते हैं। गेराल्ट और ड्यूटस ने यहाँ पर दो ऐसे तत्वों के बारे में बताया जो व्यक्ति पर सामूहिक दबाव को निर्धारित करते हैं। पहला है आदर्श सामाजिक प्रभाव। व्यक्ति में इस ढंग का प्रभाव इसलिए क्रियाशील होता है क्योंकि वह हमेशा यही कोशिश करता है कि समाज या समूह के मानक के अनुकूल ही उसका व्यवहार हो। वह जानता है कि ऐसा नहीं होने पर समाज उसकी आलोचना करेगा
और उसका मजाक उड़ाएगा। यानी वह एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में सामने आना चाहता है और इसीलिए कई बार वह अपनी जो व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, जो उसकी व्यक्तिगत भावनाएं हैं, व्यक्तिगत विचारधाराएं हैं, उसको वो दबा देता है। क्योंकि अगर उसने ये विचार सामने प्रस्तुत किए और जो समाज के रीति रिवाज हैं उनके खिलाफ गया, तो क्या होगा कि समाज उसका विरोध करेगा, उसका मजाक उड़ाएगा। लेकिन वो अपनी छवि तो एक आदर्शवादी व्यक्ति की बनाना चाहता है, तो उस आदर्शवादी व्यक्तित्व की छवि बनाने के कारण या उस आदर्शवादी व्यक्तित्व की छवि बनाने के लिए वह अपने व्यक्तिगत विचारों का, अपनी इच्छाओं का, अपने सपनों का गला घोट देता है। दूसरा है सूचनात्मक सामाजिक प्रभाव। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो व्यक्ति है वह सामाजिक सूचनाओं के प्रभाव में आ जाता है। व्यक्ति, जो समाज के लोग उसको सूचनाएं देते हैं, उनके प्रभाव में आकर वह अपने व्यक्तिगत विचारों को त्याग देता है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूचनात्मक सामाजिक प्रभाव का संबंध समूह के अन्य व्यक्तियों द्वारा दी गई सूचनाओं से होता है। व्यक्ति पर इस ढंग का प्रभाव इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि स्वयं उसे दी जाने वाली सूचनाओं का महत्व ज्ञान नहीं होता है क्योंकि स्वयं उसे दी जाने वाली सूचना का ज्ञान नहीं होता है। फलतः समूह के अन्य व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली सूचना को सही मानकर वह अनुरूपता दिखलाता है। यानी यहाँ पर जो व्यक्ति है उसको स्वयं में विश्वास नहीं होता, उसमें स्वयं में ज्ञान की कमी होती है और इसीलिए जो बाहर के लोग उसको ज्ञान की बातें बताते हैं, उसको जो मान्यताओं के बारे में बताते हैं, वह उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। इसके साथ साथ अनुरूपता के दो प्रकार भी बताए गए हैं। पहला है सामायिक अनुरूपता, जिसमें व्यक्ति बाहर से या समाज के दबाव के साथ सहमत हो जाता है परंतु भीतर से वह उन दबाव के प्रति अभी भी असहमत है। यानी आप फैमिली के दबाव में आकर शादी के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन आप अंदर से अभी भी उस शादी को नहीं करना चाहते हैं। और दूसरा है वास्तविक अनुरूपता, जिसमें व्यक्ति समूह या समाज के दबाव के प्रति भीतर तथा अंदर दोनों से ही अनुरूपता दिखाता है। जैसे कि उसने जो उसके विचार थे उसने त्याग दिए और उसको लगा कि हाँ, मेरे विचार गलत थे, जो समाज के विचार हैं वही सही है, और वह खुशी खुशी उनके विचारों को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अनुरूपता व्यवहार क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या हैं तथा उसकी परिभाषाएं क्या है। आशा करते हैं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।